हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो की टाइमलाइन देखकर के आपको लगा होगा कि अरे ये इतनी लंबी सी वीडियो इन्होंने क्यों अपलोड करी है। बट स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर ऑल द 2026 नबार्ड ग्रेड ए एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, जो अभी तक स्टार्टिंग लाइन पर बस खड़े हैं, जिन्हें कोई आइडिया नहीं है ये एग्जाम क्या होता है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, और जो इस एग्जाम की तैयारी करना तो चाहते हैं लेकिन तैयारी करने से पहले वो सारी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं, वो सारा पैटर्न जानना चाहते हैं। तो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए आज ये वीडियो है, बिकॉज एवरी मास्टर वॉज वंस अ बिगिनर। सो अगर आप एक बिगिनर हैं जिन्होंने अभी तक कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे डिटेल में देखेंगे कि जॉब प्रोफाइल क्या है, नोटिफिकेशन क्या हर साल आती है या नहीं आती है, किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, फेज 1 का पैटर्न क्या होगा, फेज 2 का पैटर्न क्या होगा, और उसके बाद में जो भी हमारे डिफरेंट एरियाज हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, ताकि अपने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। इसी पूरे चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाई है। थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है, बट लेट मी टेल यू, अगर आपने इस पूरे वीडियो को एंड तक देखा और बहुत ही ध्यान से सुना, हर एक चीज को नोट डाउन किया, तो आपके नबार्ड ग्रेड ए प्रिपरेशन से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स जो हैं वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगे। साथ के साथ आपको एक क्लियर रोड मैप, एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं, अभी से स्टार्ट करते हैं, या जनवरी मंथ से अगर आप स्टार्ट करते हैं नबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन को, तो कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट स्टूडेंट्स, देखो, चाहे नबार्ड ग्रेड हो या कोई भी और एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और डिकोडेड सिलेबस और कंपोनेंट वाइज स्ट्रैटेजी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्ट्रैटेजी की बात हम इस वीडियो के अंदर ज़रूर करेंगे, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्ट्रैटेजी, इन दो चीज़ों, और जो सिलेबस है, डिकोडेड सिलेबस, सॉरी, ये दो चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए आप इस गाइड बुक को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और आपकी थ्रू आउट द जर्नी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हमारा जो डिकोडेड सिलेबस है, ये आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑन दैट नोट, लेट अस बिगिन। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि जॉब प्रोफाइल क्या है। देखिए, जो ये एग्जाम है ये है नबार्ड ग्रेड ए। तो इस एग्जाम से आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो नबार्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि हमारी कंट्री का एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है, वहां पे एट द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर होगा। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे ये आपका रिक्रूटमेंट होगा। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे, लेकिन आपका जो काम होगा वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है हु वांट्स टू कंस्ट्रक्ट से अ वेयर हाउस, और हु वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ road in a particular rural area, and they want to have a loan, so they can apply this loan to the NABARD, and you as a grade A manager, you will make the appraisal report for it, whether it is feasible or not, right? So ये सारा काम assistant manager का यहाँ पे basically रहता है। तो you work in a banking sector, लेकिन एक regular बैंक की जगह you work in a regulator which is the NABARD। ठीक है, ये एक apex development बैंक भी है, RRBs के लिए ये एक regulator भी है। तो एक काफी reputed बैंक के अंदर आप की एक बहुत ही अच्छी पोजीशन होगी, दैट इज दैट ऑफ एन असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, उसके बाद में बात आती है कि क्या इस एग्जाम की नोटिफिकेशन हर साल आती है। तो ये स्टूडेंट्स, 2017 से हम लोग इस एग्जाम को नोटिस कर रहे हैं, तो हर साल इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आई ही आई है। अब आप पूछोगे कि नोटिफिकेशन कब आती है, तो देखो स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन का अगर मैं कहूं कि कोई फिक्स टाइम पीरियड, जैसे यूपीएससी है तो वो अपना एक कैलेंडर रिलीज कर देता है, और आप लोग उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम्स की डेट्स आपको पता होती हैं। नबार्ड के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप एक जो टाइम ड्यूरेशन है, या आप जो एक टाइम पीरियड नोट करके रख सकते हैं कि आफ्टर मई के बाद ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। बिकॉज लेट मी टेल यू, 2024 के अंदर ये जो नोटिफिकेशन थी ये आई थी आपकी अगस्त के अंदर। 1 अगस्त को नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी, और 1 सितंबर को आपका फेज 1 का एग्जाम हो गया था। लेकिन इस साल जो हमारा 2025 था, 2025 के अंदर नवंबर के अंदर ये नोटिफिकेशन आई थी, विच वॉज वेरी लेट। ठीक है, और दिसंबर 20 दिसंबर को हमारा फेज 1 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, नोटिफिकेशन का टाइम आगे पीछे होता रहता है, लेकिन जो एक टाइम लाइन है वो आप ले सकते हो कि इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। ठीक है, जो हमारा मई जून के बाद का टाइम पीरियड है, उसके बाद नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज हो सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, पिछले साल लेट आई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल लेट आएगी और आप अपनी प्रिपरेशन को डिले करते रहें। प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक। आप मई जून के हिसाब से ही अपनी तैयारी करके रखिए। अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, नोटिफिकेशन लेट आती है, तो आपके मजे हैं, और अगर बाई चांस नोटिफिकेशन जल्दी आती है तो भी आप प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है,
अपने आप को इस सिचुएशन में मत रखिए कि नोटिफिकेशन आ जाए और आप नहीं प्रिपेयर्ड हैं, राइट? सो ऑन दैट नोट आप मई जून का टाइम पीरियड ही अपने दिमाग में लेके चलिए कि नोटिफिकेशन कब रिलीज होती है। उसके बाद में अगला सवाल ये आता है कि अब इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहली बात तो क्लैरिटी। अब इस क्लैरिटी के ना यहाँ पर बहुत सारे मीनिंग्स हैं। क्लैरिटी का मतलब तो ये है कि व्हाई डू यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, और इसका मुझे आपसे कोई बहुत ही फैंसी आंसर नहीं चाहिए, because see, at the end of the day we all have very minimal or very human reasons to crack any exam. It could be something as simple as a good work life balance, a good salary, just because you want to enter the banking sector. कोई भी आपका रीजन हो सकता है। तो क्लैरिटी रखिए, लेकिन वो क्लैरिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा पक्की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी बहुत ही छोटे मोटे रीजन की वजह से देख रहे हैं इस एग्जाम, ये वाली वीडियो देख के आपको लगा कि नहीं यार एग्जाम तो आसान है, अपीलिंग है, लेट्स डू इट। अगर ऐसे छोटी रीजंस की वजह से अगर आपने प्रिपेयर करना शुरू किया, सो लेट मी टेल यू, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी। थोड़े टाइम बाद आप बोर हो जाओगे एंड यूल स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर सच वीडियो, ठीक है? तो इसलिए पहले क्लैरिटी रखिए कि क्यों आपको क्रैक करना है। उसके बाद में आपके पास इस एग्जाम का सिलेबस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहीं ना कहीं एक रोड मैप प्रोवाइड करेंगे, ये एक गाइडिंग लाइट होंगे इस पूरी जर्नी के अंदर। और उसके बाद फिर से यहां पर क्लैरिटी की आपको जरूरत है। अब ये वाली क्लैरिटी क्या है? ये वाली क्लैरिटी है जो हम इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि हर एक कंपोनेंट के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप चीजों के साथ डील करेंगे, कैसे आप चीजों को यहां पर टैकल करेंगे, राइट? सो वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, सिर्फ किताबें होने से, सिर्फ सिलेबस होने से आप लोग किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। वो मार्केट में सबके लिए अवेलेबल है। जब तक आपके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है, एक क्लियर रोड मैप नहीं है, ठीक है, आप उस एग्जाम को ठीक से नहीं क्रैक कर पाएंगे। सो प्लीज मेक अ गुड स्ट्रैटेजी इन द बिगनिंग इटसेल्फ, ठीक है? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखो, सबसे पहले आती है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद हमारा फेज 1 एग्जाम होता है। फेज 1 एग्जाम का पूरा पैटर्न अभी हम अगली स्लाइड पे देखेंगे, लेकिन लेट मी टेल यू कि फेज 1 के जो मार्क्स होते हैं वो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं, ठीक है? फेज 1 यहां पर आपको केवल और केवल एक क्वालिफाइंग सेक्शन की तरह देखना है कि आपको फेज 1 सिर्फ क्लियर करना है किसी भी तरीके से। फेज 1 के जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। उसके बाद में आता है फेज 2। फेज 2 के अंदर आपके जो मार्क्स होंगे, 200 मार्क्स का आपका फेज 2 होता है, ये आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में कैलकुलेट होते हैं। फेज 1 के लगभग 1 से 1.5 महीने बाद ही हमारा फेज 2 एग्जाम हो जाता है, और उसके बाद में फेज 3 होता है इंटरव्यू, ठीक है? अगेन फेज 2 के 1.5 से 2 महीने बाद हमारे इंटरव्यूज जो हैं यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, और इंटरव्यूज जो हैं वो हमारे 50 मार्क्स के होते हैं। तो जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बन के निकलती है, ठीक है, वो बनती है 250 मार्क्स की। 200 मार्क्स जो फेज 2 के होते हैं वहां से लिए जाते हैं, और 50 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरव्यू से लिए जाते हैं। सो 250 मार्क्स की हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। इतनी बात समझ आ गई कि कौन कौन से फेजेस होते हैं? अब हम देखते हैं कि इन डिफरेंट फेजेस का भी पैटर्न क्या रहता है। प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा, ओके? देखो, सबसे पहली बात अगर मैं करूं फेज 1 की, तो फेज 1 के अंदर आप यहां पर देखोगे कि 200 मार्क्स टोटल क्वेश्चंस होते हैं और 200 आपके टोटल मार्क्स होते हैं। बट लेट मी टेल यू कि फेज 1 की जो हमारी कट ऑफ बनती है, कट ऑफ जो है वो बनती है आउट ऑफ 100 मार्क्स। अब आप पूछोगे मैम ये क्या हुआ, ये 100 मार्क्स में से क्यों बन रही है, बाकी के 100 कहां गए? सो लेट मी टेल यू, यहां पर आप देखोगे तो आपको फेज 1 के अंदर 8 कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। आउट ऑफ दीज 8 कंपोनेंट्स, जो हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, ये पांचों के पांचों कंपोनेंट्स जो हैं ये पार्ट है हमारे नॉन मेरिट सेक्शन का। इसे आप नॉन मेरिट कह सकते हो, क्वालिफाइंग कह सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, बट ये हमारा नॉन मेरिट सेक्शन है। इस नॉन मेरिट सेक्शन से आपके टोटल 100 क्वेश्चंस बनते हैं ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है? इस सेक्शन के अंदर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर करनी होती है, ठीक है? यू ओनली हैव टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ। ये 100 मार्क्स आपके इस फाइनल कट ऑफ के अंदर कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद में हमारे 3 और एरियाज आते हैं, जीए, ईएसआई एंड एआरडी। ये जो 3 एरियाज हैं ये बनाते हैं हमारा मेरिट सेक्शन, ठीक है? और ये जो अगर आप इसके मार्क्स देखोगे तो 20 मार्क्स की जीए, 40 मार्क्स की ईएसआई और 40 मार्क्स की एआरडी, ठीक है? ये बनते हैं हमारे 100 मार्क्स, और जो हमारी फेज 1 की 100 मार्क्स की कट ऑफ है वो इन्हीं 3 एरियाज से क्लियर करनी होती है, या इन्हीं 3 एरियाज से वो कैलकुलेट करी जाती है। सो आई होप ये इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है इन 5 सेक्शंस के लिए, ठीक है?
सेक्शनल कट ऑफ कितनी जाती है, क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप बस इतना समझिए कि नॉन मेरिट सेक्शन में 5 कंपोनेंट्स होते हैं और इनके लिए आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है। उसके बाद में मेरिट सेक्शन के अंदर जीए, ईएसआई, एआरडी ये 3 एरियाज आते हैं। इसके लिए आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है, ठीक है। जो हमारी ओवरऑल फेज 1 की कट ऑफ होती है वो इन्हीं 3 एरियाज को मिलाकर के बनती है। अब एक और क्वेश्चन आएगा कि मैम क्या यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग्स भी होती हैं? सो नो स्टूडेंट्स, फेज 1 के अंदर कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, आपको एक कॉम्पोजिट टाइमिंग मिलती है 2 आवर्स की। पूरे 2 घंटे हैं, आपकी श्रद्धा है आप किस फेज के अंदर किस कंपोनेंट के अंदर कितना टाइम लगाना चाहते हो, ठीक है। सो 2 घंटे का आपको यहाँ पर कॉम्पोजिट टाइमिंग मिलता है। क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है? तो यस, 0.25 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। सो ये हमारा पूरा पैटर्न था फेज 1 का। अब हम आगे चलते हैं फेज 2 के पैटर्न की तरफ, ठीक है। फेज 2 के अंदर जब आप जाओगे तो फेज 2 के अंदर आपके पास 2 पेपर्स होंगे। फर्स्ट पेपर जनरल इंग्लिश का होगा, ऑनलाइन होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि आपको आंसर्स टाइप करने होंगे। इसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, ठीक है। इसके अंदर एस्से, प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन, बिजनेस और ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस, इसका मतलब बेसिकली होता है लेटर, ये सारी चीजें यहां पर आपसे पूछी जाएंगी। तो ये हमारा जनरल इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 100 मार्क्स का। इसके बाद में जो हमारा दूसरा पेपर है वो है ईएसआई और एआरडी का। यहां पर आप देखोगे तो 50% पेपर ऑब्जेक्टिव है और 50% पेपर डिस्क्रिप्टिव है। अब ये सब का क्या मतलब है, लेट मी टेल यू। देखो, अगर ओवरऑल मार्क्स आप पेपर 2 का देखोगे, सो दिस इज 100 मार्क्स। तो आउट ऑफ दीज 100 मार्क्स ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, जैसे एबीसीडी वाले क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शंस वाले वो, और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है। ये जो 50 मार्क्स का 50 मार्क्स का जो पेपर है ऑब्जेक्टिव आपका, इसके लिए आपको 30 क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस जो हैं वो 2 मार्क्स के होंगे और 10 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर बनेगा। ये जो 30 क्वेश्चंस हैं ये ईएसआई और एआरडी दोनों से होते हैं और जनरली जो ये रेशियो है ये 1:1 होता है कि 15 क्वेश्चंस एआरडी से, 15 क्वेश्चंस ईएसआई से। इसी रेशियो में हमें ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाला समझ आ गया। जब आपका पेपर 2 स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होगा। इसके लिए अलग से आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। 30 मिनट्स में आप ये ऑब्जेक्टिव पेपर कंप्लीट करोगे। उसके बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टार्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर आपको टोटल 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन आउट ऑफ दीज 6 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर ओनली दी 4 क्वेश्चंस, ठीक है। इन 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस जो हैं वो 10 मार्कर्स होंगे और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो 15 मार्कर्स होंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये टोटल 50 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि यहां पर आपको आंसर करने हैं आउट ऑफ दीज 6 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे और इसके लिए अगेन आपको 90 मिनट्स का टाइम जो है यहां पर मिलेगा। टोटल 120 मिनट्स होंगे आपके पेपर 2 के लिए, ठीक है। 2 घंटे का टाइम आपको पेपर 2 के लिए मिलेगा और 90 मिनट्स का टाइम आपको पेपर 1 के लिए मिलेगा। तो ये पेपर रहेगा ये पैटर्न रहेगा हमारा फेज 2 का। और एक और चीज मैं बता दूं, ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं आपके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, यहां पर हमने फेज 2 के पैटर्न तक, यहां तक हमने सारी कहानी को कवर कर लिया है कि फेज 2 का हमारा क्या पैटर्न रहता है। अब हम आगे चलते हैं जो कि हमारे इस सेशन का हार्ट एंड सोल है, विच इज द स्ट्रैटेजी पार्ट। अब हम हर एक कंपोनेंट के लिए स्ट्रैटेजी देखेंगे कि किस तरीके से हमें चीजों को कवर अप करना है। सबसे पहली बात आती है नॉन मेरिट सेक्शन। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि नॉन मेरिट सेक्शन में आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग देखने को मिलेगी। देखो, यहां पर मैं आपको नाबार्ड ग्रेड एग्जाम का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बता देती हूँ। क्वांट रीजनिंग ये एक ऐसा एरिया है जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा ही जाता है। इंडिया का आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको वहां पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जरूर देखने को मिलेगी किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इन एरियाज के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। उनको नहीं समझ आता कि किस तरीके से क्वांट कंप्लीट करी जाए, किस तरीके से रीजनिंग को कंप्लीट किया जाए। तो उन सारे बच्चों के लिए नाबार्ड एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। व्हाई? बिकॉज यहां पर आपको इन एरियाज के अंदर केवल और केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होती है। इफ आई शो यू, सो ये देखिए, ये हमारे सेक्शनल कट ऑफ का एक पार्ट है। रीजनिंग के अंदर अगर आप देखेंगे, सो 2024 के अंदर हमारी कट ऑफ 3.25 मार्क्स गई थी आउट ऑफ 20। क्वांट के अंदर इट वाज 4.50 आउट ऑफ 20। सो दिस शोज अस कि जो सेक्शनल कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है। तो वो सारे बच्चे जिनके लिए क्वांट्स एंड रीजनिंग गले का अजाब बना हुआ है, वो सारे लोग नाबार्ड को
एक टारगेट एग्जाम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग सिर्फ नॉन मेरिट सेक्शन में आते हैं और आप इनको इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस वही है जो हमें किसी भी एग्जाम में देखने को मिलता है। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, जो हमारे नॉन मेरिट सेक्शन है उसका सिलेबस हमें नोटिफिकेशन के अंदर नहीं गिवन होता है। अब आप पूछोगे अगर नहीं गिवन होता है तो आपके पास कहां से आया? हमारे पास आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जब हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया तो उसके बेसिस पे हमें ये एरियाज दिखे हैं। लेट मी टेल यू, रीजनिंग के अंदर जो भी हमारे नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर एरियाज होते हैं, अल्फाबेटिकल, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉगिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, मशीन इनपुट आउटपुट, ये सारे एरियाज हमारे रीजनिंग में आते हैं। आप चाहो तो आप प्लीज इस वीडियो को भी पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर भी आप पूरे सिलेबस को देख सकते हो, बिकॉज सब कुछ सामने लिखा हुआ है और अगर मैं उसको पढ़ रही हूं तो आई डोंट थिंक इट इज एडिंग एनी वैल्यू टू यू। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा सिलेबस रहता है। हाँ, दो यहाँ पर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर नॉलेज, जो हर एग्जाम में नहीं आता है, थोड़ा अलग होता है नाबार्ड के लिए। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन डिसीजन मेकिंग। उसके बाद में आता है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज में कंप्यूटर अवेयरनेस, हार्डवेयर एंड मेमोरी, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, MS ऑफिस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर जनरेशन, शॉर्टकट्स, ये सारी चीजें हमसे यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज के अंदर पूछी जाती हैं। ठीक है, सो ये पूरा पार्ट है हमारे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स का। अब स्टूडेंट सवाल ये उठता है कि क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। पूरा गेम यहां पर सेक्शनल कट ऑफ का है। अगर सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर करनी है तो यहां पर इसको बहुत ज्यादा टफ ना बनाया जाए, लेट्स कीप इट डूएबल। वो आपको कैसे करना है, देखो, सबसे पहले हर एक कंपोनेंट के लिए अपना एक टारगेट स्कोर सेट करो। ठीक है, अब ये टारगेट स्कोर क्या होता है? टारगेट स्कोर होता है कि जो भी हमारे पिछले 4-5 साल के अंदर हाईएस्ट कट ऑफ रही है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, उसमें +2 to 3 मार्क्स और कर दो। ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। इस टारगेट स्कोर के बेसिस के ऊपर फिर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करो, ऐसे टॉपिक्स जिनसे हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अराउंड 7 to 8 टॉपिक्स आप हर एक कंपोनेंट के लिए प्रिपेयर करो। ठीक है, 7 to 8 कंपोनेंट्स आपने हर एक टॉपिक के लिए प्रिपेयर किए और उसके बाद में जितनी ज्यादा हो सके उन कंपोनेंट्स की प्रैक्टिस करो, ताकि अगर उन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन ना आए तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी नॉन मेरिट सेक्शन के लिए। अब मैं आपको टारगेट स्कोर्स एक बार बता देती हूं। रीजनिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारी हाईएस्ट कट ऑफ 3.75 मार्क्स रही है, अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो आपका जो टारगेट स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 7 to 8 मार्क्स। 7 to 8 मार्क्स का आप यहां पर टारगेट स्कोर लेके चलिए। उसके बाद में अगर आप इंग्लिश को कंसिडर करते हैं, इंग्लिश के अंदर जो हमारी अभी तक की हाईएस्ट कट ऑफ है इट इज 12.50 मार्क्स। ठीक है, सो बेसिकली 13 मार्क्स। तो यहां पर हमारा जो टारगेट स्कोर है वो अराउंड 15 to 17 मार्क्स का होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज के अंदर हाईएस्ट कट ऑफ इज अराउंड 6 मार्क्स, 5.50 है। तो यहां पर आपका जो टारगेट स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 8 to 9 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसके अंदर हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो 5 मार्क्स रही है। तो यहां पर भी आपका जो टारगेट स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 7 to 8 मार्क्स। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के अंदर हाईएस्ट कट ऑफ 2 मार्क्स रही है। तो यहां पे आपका टारगेट स्कोर जो है वो 4 to 5 मार्क्स का होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हैं सारे टारगेट स्कोर्स जो कि आपको नॉन मेरिट सेक्शन में टारगेट करने हैं। एक बार फिर से बता देती हूं, इन्हीं टारगेट स्कोर्स के बेसिस पे अब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करिए। हर एक कंपोनेंट से 7 to 8 ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर करिए जिनको सॉल्व करके आप इस टारगेट स्कोर को इजीली मीट कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में उन टॉपिक्स की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए कि वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू हैव टू टारगेट द नॉन मेरिट सेक्शन। इसके बाद में कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड? दिस वेरी फेमस बुक बाय डॉक्टर RS अग्रवाल, दिस इज समथिंग यू कैन फॉलो। फॉर रीजनिंग देयर इज दिस बुक अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, अगेन बाय डॉक्टर RS अग्रवाल, इसको आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में थर्ड है हमारी जनरल इंग्लिश, इसके लिए अरिहंत की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आती है बाय SP बख्शी, आप उसको रेफर कर सकते हो। सो दीज 3 आर गुड बुक्स एज फार एज द क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश आर कंसर्न। कंप्यूटर नॉलेज के लिए या तो आप लूसेंट की कंप्यूटर फॉलो कर सकते हो या अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस को फॉलो कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक बुक रेफर कर लो, गुड इनफ है। डिसीजन मेकिंग के लिए प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय LM प्रसाद या फिर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय TN छाबड़ा, इनमें से किसी भी एक बुक को रेफर कर लेना। बट
इनके लिए प्लीज बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। 10 मार्क्स का ये कंपोनेंट आता है, टारगेट स्कोर 4 से 5 नंबर का है। जो मैंने आपको अभी सिलेबस दिखाया था उस सिलेबस के बेसिस पे बहुत ही सिलेक्टिवली इन बुक से पढ़ाई करना, क्योंकि ये मैनेजमेंट के लिए बनी हुई बुक्स हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए बनी हुई बुक्स नहीं है। सो प्लीज बी वेरी सिलेक्टिव व्हाइल यू आर रेफरिंग टू दीज बुक्स, ठीक है। तो आई होप अभी आपको सारी स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है। अब टारगेट स्कोर्स बता दिए हैं, टॉपिक्स ढूंढो इन बुक्स में से, कॉन्सेप्ट्स को समझो अच्छे से, और उसके बाद में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है थ्रू मॉक टेस्ट, थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डू दैट। सो दैट इज द एंटायर स्ट्रैटेजी फॉर योर नॉन मेरिट सेक्शन। उसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है जनरल अवेयरनेस, कि जीए के लिए आप किस तरीके से चीजों को प्रिपेयर कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, जीए जो है हमारे फेज 1 के अंदर 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 मार्क्स के यहां पर आएंगे। लेकिन जीए के बारे में मैं आपको एक बात बता देती हूं कि क्या क्या यहां पर हमें पढ़ना पड़ता है। यहां पे स्टैटिक जीए आती है 3 to 5 मार्क्स की, और करंट जीए जो है वो 17 to 15 मार्क्स की आती है। लेकिन जीए जो है ना वो नाबार्ड एग्जाम का थोड़ा सा टफ कंपोनेंट माना जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये टफ क्यों है, बट बिफोर टेलिंग यू दैट मैं ये कहूंगी कि इस वर्ड जो टफ यहां लिखा हुआ है ना, दिस शुड नॉट बी टफ, दिस शुड बी एक्चुअली ट्रिकी। कि जीए जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी रहती है। यहाँ पे भाई कैसे ट्रिकी रहती है, अगर आप 2024 को देखोगे तो जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 6 क्वेश्चंस आए थे। 23 में देखोगे तो यहाँ 14 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। 14 क्वेश्चन से एक डायरेक्ट फॉल था 6 क्वेश्चंस पे, और 2025 के अंदर फिर एक डायरेक्ट जंप हमें देखने को मिला था 2025 में फिर से 14 क्वेश्चंस पे। ओके, अगर आप ये देखो कि ये इतना हमें डिक्लाइन जो देखने को मिला था 8 क्वेश्चंस का, वो कहां से आए थे। सो दिस वाज फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस का 2023 में एक क्वेश्चन मुश्किल से आया था। 2024 के अंदर देयर वर 7 क्वेश्चंस एंड दे वर फ्रॉम बोथ द फाइनेंस स्टैटिक एज वेल एज द फाइनेंस करंट अफेयर्स। उसके बाद में अगर आप 2025 को देखोगे तो 2025 के अंदर देयर वाज नो क्वेश्चन फ्रॉम द फाइनेंस पार्ट। तो इस वजह से जीए जो है वो थोड़ी ट्रिकी हो जाती है कि किस साल किस एरिया से यहां पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, उसका हमें कोई आइडिया नहीं होता है। तो यहां पर आपको चीजें काफी अच्छे से प्रिपेयर करनी होती हैं, काफी लेंथ में प्रिपेयर करनी होती हैं। बट स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता देती हूं कि अगर जीए ट्रिकी है तो आपको भी उसे एक ट्रिक के साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा। 2024 के अंदर जीए का पेपर ऐसा था जिसने हर एक बच्चे को रुलाया था, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो। सबको समझ में नहीं आ रहा था कि ये पेपर इतना मुश्किल आया है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। बट स्टूडेंट्स अगर वो ट्रिकी था तो उस साल की फिर कट ऑफ भी कम गई थी, चाहे वो जीए की सेक्शनल कट ऑफ हो, चाहे वो ओवरऑल कट ऑफ हो, कहीं ना कहीं हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला था बिकॉज ऑफ दिस ट्रिकी पार्ट इन जीए। उसके बाद में अगर 2025 की मैं बात करूं तो 2025 के अंदर जीए कंपैरेटिवली इजी था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर पेपर टफ आ रहा है तो फिर वो हर एक बच्चे के लिए टफ होगा, और अगर वो इजी आ रहा है तो फिर वो हर एक बच्चे के लिए इजी होगा। योर पार्ट, जो आप अपने पार्ट पे चीज कर सकते हो वो ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करके चलो। अगर डिस्पाइट दैट पेपर टफ आ रहा है सो यू डोंट हैव टू पैनिक इन एग्जाम। अपने आप को हैंडल करके रखना कि यार ठीक है, अगर ये पेपर टफ आया तो फिर ये सबके लिए टफ होगा, ठीक है। और अगर पेपर डुएबल है तो फिर ये सबके लिए डुएबल है। अकॉर्डिंगली आपको वहां पर चीजों को अप्रोच करना होगा। जीए के लिए एक फिक्स्ड माइंडसेट लेकर के आप नहीं जा सकते कि इतने क्वेश्चन मुझे करने ही करने। इस साल का जीए का पेपर ऐसा था कि आप 10 to 15 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, लेकिन 2024 का पेपर ऐसा था जहां पर आपने अगर 5 to 7 क्वेश्चंस भी सही से सॉल्व कर दिए सो दैट इज अ गुड इनफ। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है उसके बेसिस पे आप जज करिए कि पेपर टफ है या इजी, और अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को टारगेट करिए। जीए के अंदर कोई भी फिक्स्ड माइंडसेट लेके मत जाना पेपर के अंदर। उसके बाद में कि जीए में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये हमारे 2025 के क्वेश्चंस हैं। दैट इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड टू कैरी आउट स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड। तो इस तरीके के स्टैटिक क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। तो इस तरीके के करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेंगे। अजेय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चंस जो हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस के हैं, जो अदर करंट अफेयर्स के हैं, वन लाइनर काइंड ऑफ करंट अफेयर्स हैं, वो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं जीए के अंदर। ये 2025 के पेपर के ही क्वेश्चंस है। अब आपको यहां पर पढ़ना क्या क्या है, तो आपको स्टैटिक जीए, उसके बाद में करंट जीए, करंट जीए के अंदर जो कि ईएसआई के अंदर हैं, एआरडी के अंदर हैं, उसके अलावा जो एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं जिसके अंदर बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, पार्टनरशिप्स, साइंस एंड टेक, पर्संस इन न्यूज, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, देयर थीम्स, डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस, साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स, राइट। सो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर आपको कवर करनी होती हैं करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है कि कितने महीने के करंट अफेयर हमें यहाँ पर करने होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स जो है
वो आपको जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो 3 to 6 मंथ्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 to 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है वो फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल स्टार्ट हो जानी चाहिए। अप्रैल मंथ से आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दोगे तो अप्रैल से आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी एंड यू विल रिक्वायर टू रीड द करंट अफेयर्स ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन डेट। जो भी आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले तक के आपके करंट अफेयर्स जो है यहाँ पर आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन से आप सोर्सेस को रेफर कर सकते हो, तो इसके लिए आप हिंदू, पीआईबी, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, इनमें से किसी भी सोर्स को आप रेफर कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हो। तो अगर किसी कोचिंग को रेफर कर रहे हो तो कोई भी आप जो कोचिंग की कंपाइलेशन आती है उसको आप रेफर कर सकते हो यहाँ पे। ऑल राइट, उसके बाद में अब हम चलते हैं हमारे जो फेज 1 के जो दूसरे 2 कंपोनेंट्स हैं एआरडी और ईएसआई, उनकी स्ट्रैटेजी की तरफ की, उनके लिए आपको चीजों को कैसे प्रिपेयर करना है। देखो स्टूडेंट्स, एआरडी और ईएसआई ये 2 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसका मतलब बाय गुड ग्रेस यहाँ पर हमारे पास एआरडी और ईएसआई का सिलेबस जो है वो गिवन है नोटिफिकेशन के अंदर। एक अच्छा खासा डिटेल्ड सिलेबस जो है वो हमें गिवन रहता है यहाँ पे। अब बात मजे की बात यह है कि एआरडी और ईएसआई आपसे फेज 1 में भी पूछा जाएगा और फेज 2 में भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा, राइट। सो यहां पर एआरडी और ईएसआई हमसे 2 फॉर्म्स में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव फेज 1 के अंदर पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, फेज 2 के अंदर 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, प्लस डिस्क्रिप्टिव कि आपको आंसर्स जो हैं वो टाइप करने हैं, ठीक है। एआरडी और ईएसआई ऑब्जेक्टिव भी आपको प्रिपेयर करनी है और डिस्क्रिप्टिव भी आपको प्रिपेयर करनी है। और सबसे मजे की बात यह है कि फेज 1 और फेज 2 दोनों के अंदर ईएसआई और एआरडी का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, वहां पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो सिलेबस आप ईएसआई एआरडी का फेज 1 में पढ़ोगे वही सिलेबस आपको फेज 2 में भी पढ़ना है। और स्टूडेंट्स, यहां पर अभी तक मैंने इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करी थी, बट लेट मी टेल यू हमारा जो मेन गोल है वो क्या है। हमारा मेन गोल जो है वो है फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर हमें हमारा रोल नंबर देखने को मिल जाए, ठीक है। बस यही इतना ही हमारा गोल है। अब देखो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ना वो बनती है आउट ऑफ 250 मार्क्स, ठीक है। 250 मार्क्स में से 200 मार्क्स आपके फेज 2 से आते हैं और 50 मार्क्स जो है वो आपके इंटरव्यू से आते हैं। तो जो फेज ये इंश्योर करेगा कि आप एक नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर बन रहे हो या नहीं बन रहे हो वो है आपका फेज 2। आप फेज 2 में जितना ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे उतने ज्यादा आपके चांसेस हैं कि आपका नाम जो है या आपका जो रोल नंबर है वो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में देखने को मिले, ठीक है। सो फेज 2 यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। और अगर आप फेज 2 में भी देखते हो तो 100 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पूरी डिस्क्रिप्टिव है और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव ईएसआई एआरडी। सो 150 मार्क्स जो है ये यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव से मिलते हैं, राइट। सो दिस अगेन टेल्स अस कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ मैंने ये सारी राम कथा आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि मैम क्या हमें जो एआरडी और ईएसआई है वो पहले फेज 1 के लिए प्रिपेयर करना है, डिस्क्रिप्टिव कब से स्टार्ट करें या कब से नहीं स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, अगर आप फेज 2 की कट ऑफ्स को यहाँ पे देखते हैं, ये 2024 की कट ऑफ है हमारी, तो 168 हमारी कट ऑफ गई थी। 168 जो है वो पूरे हमारे आउट ऑफ 200 मार्क्स 168 कट ऑफ गई थी। सो दैट टेल्स अस कि यहाँ पर आपको कितने ज्यादा मार्क्स जो हैं यहाँ पे चाहिए होते हैं। ओ आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, आई मिस्ड वन थिंग। 168 जो है ये ओवरऑल कट ऑफ थी, दिस वाज नॉट द फेज 2 कट ऑफ। फेज 2 की कट ऑफ जो थी वो थी 126 मार्क्स विच इज अराउंड 65 मार्क्स। तो एटलीस्ट आपको दोनों पेपर्स के अंदर चाहिए ही चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। To make sure that you are clearing both the phase 2 and the interview, your target score should be around 75 marks in both the paper 1 and paper 2। तभी आप easily अपना जो phase 2 की जो कट ऑफ है उसे यहाँ पर क्लियर कर पाओगे और बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर कर पाओगे, राइट। सो दिस इज द टारगेट स्कोर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर phase 2 एंड यू हैव टू डू द इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन फॉर phase 1 एंड phase 2। तो जो आपके दिमाग में डाउट होता है कि पहले phase 1 की तैयारी करें या phase 2 की तैयारी करें, तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है फेज 1 की और फेज 2 की, ठीक है। अब वो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कैसे होगी, लेट अस टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूं एआरडी की, तो स्टूडेंट्स एआरडी का सिलेबस यहां पर स्क्रीन पर आपके सामने गिवन है। यहां पर हमसे एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, मीनिंग, ब्रांचेस, एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, क्रॉपिंग सिस्टम, सीड प्रोडक्शन, मीटरोलॉजी, प्रिसिशन फार्मिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, फिशरीज,
फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, करंट अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, रूरल पॉपुलेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये मोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिनसे हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अंदर का जो डिटेल्स है वो सारा यहाँ स्क्रीन पे गिवन है, आप वीडियो को पॉज करके और फिर इस एग्जाम के बारे में या इस सिलेबस के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में कि एआरडी जो है वहां पर हमसे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, कि क्या केवल स्टैटिक एआरडी आती है या एआरडी में करंट अफेयर्स भी आता है, और अगर आता है तो वहां पर रेशियो क्या होता है, क्या दोनों ही एरियाज की वेटेज यहाँ पर रहती है। तो देखो स्टूडेंट्स, स्टैटिक का यहाँ पर हमारा ज्यादा वेटेज रहती है एज कंपेयर टू द करंट अफेयर्स। अराउंड आउट ऑफ 40 मार्क्स फेज 1 के अंदर, आउट ऑफ 40 मार्क्स अराउंड 30 टू 32 मार्क्स का हमारा यहाँ पर स्टैटिक पार्ट रहता है, और अराउंड 9 टू 10 मार्क्स का जनरली करंट अफेयर्स हमसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो जो एक मेजर वेटेज है वो यहाँ पर स्टैटिक पार्ट की पूछी रहती है फेज 1 के अंदर। फेज 2 की अगर मैं बात करूं तो फेज 2 के अंदर जो हमारे 15 क्वेश्चंस होते हैं, 15 क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर जो रेशियो है वो लाइक 5 टू 7 मार्क्स के बीच में चलता है, कि 5 टू 7 मार्क्स का आपका स्टैटिक आ जाएगा, 5 टू 8 मार्क्स का कभी कभी आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमारा रेशियो चलता है, लेकिन यहाँ पर फेज 2 के अंदर दोनों के बीच में थोड़ा सा बैलेंस देखने को मिलता है। फेज 1 के अंदर जो बायस हमें स्टैटिक की तरफ देखने को मिलता है, फेज 2 के अंदर आके वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है, दोनों ही एरिया से हमें ऑलमोस्ट इक्वल से ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अगर आप यहां देखोगे तो ये पूरी टेबल के अंदर मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको बताया कि हर साल जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं वहां से कितने क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सीड्स एंड सोइंग्स, यहां से हर साल आप देखोगे कि 1 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिमिलरली सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन 4 टू 6 क्वेश्चंस हर साल यहां से आते ही आते हैं। वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन मैनेजमेंट, हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस हमें यहां से देखने को मिलते ही मिलते हैं। सिमिलरली प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स 2 से 4 क्वेश्चंस हर साल यहां पर होते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री 3 टू 5 क्वेश्चंस एवरी ईयर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एआरडी करंट अफेयर्स को यहां पर देखोगे तो अराउंड कभी 8 क्वेश्चंस, कभी 9, कभी 11, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एआरडी करंट अफेयर्स से भी, ठीक है। बट स्टूडेंट्स, आई वुड टेल यू वन थिंग कि आप ना एक बहुत ही रिजिड अप्रोच लेके मत चलना कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करने। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो लास्ट मिनट पे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें देन यू हैव द लिबर्टी ऑफ टाइम एंड इट इज गुड कि आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। व्हाई? क्योंकि ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, बट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से सडनली हमसे 4 क्वेश्चंस पूछ लिए गए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज से पूछो, एक आधा क्वेश्चन आता था, इस बार 3 क्वेश्चंस आ गए। तो किस टॉपिक की वेटेज क्या हो जाए हमें नहीं पता, सो इट इज बेटर कि हमारे पार्ट पे हम थोड़ा सेफ प्ले करें। और इस वक्त अगर आप नबार्ड की प्रिपरेशन को स्टार्ट करो सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप हर एक टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस दे करके सारे चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एआरडी के अंदर स्टैटिक टॉपिक्स के अंदर कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, बट प्लीज मैंने जो भी पहले बात बोली उसका ध्यान रखना कि अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो जनवरी के अंदर, या अगर आप मार्च अप्रैल तक भी अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हो, डू नॉट फॉलो दिस लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इनको चलो आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, लेकिन आप प्रिपेयर पूरे सिलेबस को करो, क्योंकि किस टॉपिक में से किस साल कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए हमें नहीं पता। सो फॉर अस ऑल द चैप्टर्स आर equally important, so do give the due importance to each and every chapter and prepare in a comprehensive manner. उसके बाद में किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर डूइंग द कैस्ट्रेटेड फीमेल पिग, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन मेथड टीचिंग shows us a group of farmers how something is done step by step for the purpose of teaching new techniques and practices, what is the tag color of the certified seeds, what is the term for the stage of erosion when it becomes exhaustive। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आप देखोगे कि इसके लिए ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने कोई बीएससी एग्रीकल्चर करी हो, बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर हमारे फैक्चुअल भी होते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, अगेन दिस इज अ फैक्ट एंड रोट लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन, बट इफ यू सी दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन दे आर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी पता होनी चाहिए, साथ में आपको थोड़ा सा रट्टा भी लगाना पड़ेगा, जो जो टर्म्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं वो आपको रोट लर्न भी करनी पड़ेंगी।
उसके अलावा अगर आप ये 2025 के क्वेश्चंस देखते हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। अगेन आपको कॉन्सेप्ट यहां पर पता होना चाहिए कि सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का काम क्या होता है, ठीक है। सिमिलरली विच टाइप ऑफ क्रॉप इज प्राइमरली ग्रोन टू सप्रेस द वीड ग्रोथ, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सॉल्युएबल सॉल्ट्स एंड इज कॉमनली नोन बाय लोकल नेम्स, राइट। सो स्टूडेंट्स, these are the kind of questions that are asked in the ARD part and these I would say are fairly doable questions. ये वो क्वेश्चंस नहीं है जिनके लिए आपको ARD एक्सपर्ट होने की जरूरत है, राइट। नो, यू डोंट हैव टू बी एन ARD एक्सपर्ट। अगर आप एक बेसिक ARD की नॉलेज से भी चलते हो, फैक्ट्स को याद करते हो, कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, तो आप एक बेसिक प्रिपरेशन से भी इस एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के कंपोनेंट को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आती है कि करंट अफेयर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में यहां पर आपसे तीन चीजें पूछी जाएंगी बेसिकली, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस एंड जनरल ARD करंट अफेयर्स, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर जो है, अगर आप देखोगे, सो दिस वाज अ क्वेश्चन इन 2025, द ODF प्लस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपोनेंट इज इंप्लीमेंटेड अंडर विच ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स इन इंडिया, राइट। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट द प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अंडर द नरेगा स्कीम, विच व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ जॉब कार्ड इशूड टू अ रजिस्टर्ड हाउस होल्ड, राइट। सो इस तरीके की आपकी इस तरीके के आपके क्वेश्चंस यहां पर रहते हैं और ये बेसिकली जो ARD कंपोनेंट के अंदर जो हमसे स्कीम्स पूछी जाती हैं, एज एक्सपेक्टेड दे आर मोर और लेस रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट पार्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जाएंगे इस तरीके के। और यहां पर अगर आप पूछो कि कितने मंथ्स की हमें गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करनी होती है, तो 3 to 5 मंथ्स की आपको गवर्नमेंट स्कीम्स जो है यहां पर कवर करनी होती हैं। उसके बाद में किस तरीके की रिपोर्ट्स हमें कवर करनी होती हैं, तो रिपोर्ट्स जैसे नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एनुअल रिपोर्ट, एग्रीकल्चर सेंसस, हैंडलूम सेंसस, लाइवस्टॉक सेंसस, या अगर कोई भी नया एस्टिमेट आए जैसे कि हॉर्टिकल्चर एडवांस एस्टिमेट्स अगर रिलीज हुए हैं, या नीति आयोग ने कोई और वैल्यू आउटपुट रिपोर्ट रिलीज करी है, तो इस तरीके की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, सो व्हाट इज द रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। सो अगेन ये एक हमारा सेंसस 2011 की रिपोर्ट से क्वेश्चन है। एज पर द की स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रूरल बैंक्स, राइट, व्हाट इज द ग्रोथ बैलेंस। सो इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे यहाँ पर पूछे जाते हैं रिपोर्ट से, थोड़े इन डेप्थ होते हैं, थोड़े से डेटा हैवी होते हैं, बट हाँ, दिस इज द रियलिटी, इस तरीके की रिपोर्ट से भी हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में आता है क्वेश्चन कि एग्रीकल्चर के जो जनरल करंट अफेयर्स होते हैं, तो अगर कोई MSP, लेटेस्ट MSPs अनाउंस हुई हैं, एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस आई है, बजट या इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी बातें हैं, तो उनमें हमसे यहाँ पर एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स बन के आते हैं। जैसे कि APEDA facilitated the recent export of fortified rice to Papua New Guinea, from which Indian state, marking a significant step in India's nutritional food exports and highlighting the state's role in promoting value-added rice products, right? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। Which of the following digital initiatives is designed? तो ये वन लाइनर काइंड ऑफ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे एग्रीकल्चर करंट अफेयर से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्वेश्चंस का यहाँ पर लेवल रहता है ARD के अंदर। अब बात आती है कि ARD हमें पढ़नी कहाँ से है। तो अगर मैं स्टैटिक ARD की बात करूं तो यहाँ पे दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे, जिनका ARD बैकग्राउंड होगा और जिनका ARD बैकग्राउंड नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ARD बैकग्राउंड से हैं तो आप नेमराज सुंडा या RK शर्मा इस तरीके की बुक्स को रेफर कर सकते हैं, और अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है देन यू कैन रेफर टू बुक्स लाइक अरुण कात्यान, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कात्यान, ये बुक है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन सोर्सेज को रेफर करना चाहते हो तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की वेबसाइट है, ई कोर्स, आप उसको रेफर कर सकते हो। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आप उसको रेफर कर सकते हो। तो ARD के लिए ये सोर्सेज हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं ARD करंट अफेयर्स की बात करूं, सो इसके लिए यू कैन रेफर टू न्यूज़पेपर्स लाइक कृषि जागरण, हिंदू बिजनेस लाइन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, नाबार्ड के एनुअल रिपोर्ट्स। ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं ये आपको PIB से इनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये रिपोर्ट्स रिलीज हो गई हैं, फिर आप इनको डाउनलोड करके इनकी जो एग्जीक्यूटिव समरीज हैं उनको रीड कर सकते हो, राइट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द करंट अफेयर्स फॉर द ARD पार्ट।
आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं ईएसआई की तरफ कि ईएसआई के अंदर आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं और क्या आपके सोर्सेज रहेंगे। अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पर आपके सामने पूरा सिलेबस गिवन है। यहाँ पर हमसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं कि नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, पोवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉपुलेशन ट्रेंड्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, education, social justice, social movements, Indian political systems, human development, current economic and social issues। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं या ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ईएसआई के अंदर भी सवाल पहले यही उठता है कि स्टैटिक और करंट की वेटेज क्या होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, ईएसआई के अंदर जो वेटेज है वो करंट अफेयर्स की बहुत ज्यादा होती है। मोर देन 90% ऑफ द पेपर इट इज फ्रॉम द करंट अफेयर्स ओनली। ठीक है, स्टैटिक से आउट ऑफ 40 मार्क्स इन फेज 1 हार्डली 1 to 5 मार्क्स का हमें कुछ पेपर देखने को मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज मेजरली 35 to 40 मार्क्स, पूरे 40 मार्क्स का हमें कई बार तो करंट अफेयर्स ही देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर मैं फेज 2 की भी बात करूं तो हार्डली 5 to 6 मार्क्स का हमें फेज 2 के अंदर स्टैटिक देखने को मिलता है ईएसआई से। मेजरली यहां पर हमें जो करंट अफेयर्स हैं वही देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ईएसआई के अंदर हमें करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने होते हैं। अब अगर मैं बात करती हूं कि करंट अफेयर्स जो हैं वो किन एरियाज से पूछे जाते हैं, तो ये हमारा पूरा एनालिसिस है पिछले 3 सालों का। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो ईएसआई के करंट अफेयर्स होते हैं वहां से अराउंड 6 to 9 क्वेश्चन हमें हर साल देखने को मिल रहे हैं। स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 40 क्वेश्चन यू विल सी 15 मार्क्स की हमें यहाँ पर स्कीम्स देखने को मिलती हैं। ईएसआई और एआरडी की रिपोर्ट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूनियन बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएसआई स्टैटिक का आप देख सकते हैं कि कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2, 4 क्वेश्चंस, बस इतने ही हमें देखने को मिल रहे हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो है वो ईएसआई करंट अफेयर्स, ईएसआई स्कीम्स, ईएसआई एंड एआरडी रिपोर्ट्स, यूनियन बजट, इन सारे एरिया से हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में स्टैटिक के लिए कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो हियर इज द लिस्ट: इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। बट अगेन एज आई हैव टोल्ड यू, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट उन लोगों के लिए होती है जो बहुत लास्ट में प्रिपरेशन को शुरू करते हैं। अगर आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दी है तो आप जो है इन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, लेकिन सिलेबस अपना पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना। उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ ईएसआई करंट अफेयर्स की, तो ईएसआई करंट अफेयर्स में भी आपको 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रिपेयर करनी होती हैं: गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस और ईएसआई के जनरल करंट अफेयर्स। अब स्कीम से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पर हमसे क्वेश्चंस जो हैं, सॉरी दिस इज रिलेटेड टू द नॉर्मल क्वेश्चंस ऑफ द जीए पार्ट, सॉरी दीज आर नॉट द स्कीम्स बेस्ड क्वेश्चंस, बट here the things are like related to the reports. According to the global gender gap report released by the World Economic Forum, what is the India's latest edition? The global multidimensional poverty index, United Nations global methane status report. So reports and indices से हमसे इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं कि मेजर फाइंडिंग्स क्या हैं, कमिटी के हेड्स कौन थे, इंडिया की रैंक क्या है, क्या पैरामीटर्स थे रैंकिंग के, राइट, हु आई एम सॉरी किसने रिलीज करी है ये रिपोर्ट। तो इस तरीके के हमसे यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स वाले पार्ट में। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो स्कीम्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो अंडर द डीडीयू जीकेवाई स्कीम, द एलिजिबल एज ग्रुप फॉर द बेनिफिशियरीज इज फ्रॉम डैश टू डैश ईयर। टेक्सटाइल, रिसेंटली विच न्यू स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। As of July 2025, which Indian state ranked first in terms of the highest number of farmer registration under PM Kisan Maan Dhan Yojana, according to the Ullas Nav Bharat Saksharta Karyakram? A literacy rate of dash is considered equivalent to full literacy for a state or union territory, right? तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपसे मिनिस्ट्री, लॉन्च ईयर, फंडिंग, बजटरी एलोकेशन, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेटेड बेनिफिशियरीज और उसके अंदर जो करंट डेवलपमेंट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। बट स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे तो क्वेश्चंस जो है यहाँ पे थोड़े से इन डेप्थ होते हैं, जैसे कि दिस क्वेश्चन, राइट, दिस पर्टिकुलर बेनिफिशियरी रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस जो है स्कीम्स में काफी इन डेप्थ हमसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर मैं ईएसआई इन न्यूज, जो जनरल ईएसआई की बात करती हूं, तो आप देखोगे कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डेटा पब्लिश्ड इन जुलाई 2025, इंडियाज गिनी इंडेक्स इज 25.5, मेकिंग इंडिया द डैश इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, तो गिनी इंडेक्स जो होता है, गिनी कोएफिशिएंट जो होता है, वो इनइक्वालिटी देखने के लिए होता है, तो उसके रिगार्डिंग हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। सिमिलरली साक्षरता प्रोग्राम इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट प्राइमरली ड्रिवन बाय इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन विद फंडिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग?
तो बेसिक जो वन लाइनर काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ईएसआई से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के हमारे सिलेबस से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस हमसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कितने मंथ्स का करंट अफेयर जो है वो हमें ईएसआई के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो स्टूडेंट्स 3 to 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स हमें टोटल प्रिपेयर करना होता है, चाहे जीए हो, चाहे एआरडी हो, या फिर हमारा ईएसआई हो। तीनों ही एरियाज के लिए हमें 3 to 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स को ही रेफर यहाँ पर करना होता है। ठीक है, उसके बाद में कि कहां से हम पढ़ सकते हैं, तो अगर मैं ईएसआई स्टैटिक की बात करूं तो ईएसआई स्टैटिक को के लिए आप इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह जो बुक है उसको आप रेफर कर सकते हो, और जो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया है उसके लिए राम आहूजा की बुक आती है, उसको आप सोशल इश्यूज वाले पार्ट के लिए रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द 2 बुक्स विच विल हेल्प यू इन कवरिंग द स्टैटिक पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। उसके बाद में करंट अफेयर्स के लिए यू कैन रेफर टू द न्यूज़पेपर हिंदू, पीआईबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्कीम्स एंड द रिपोर्ट्स पर्सपेक्टिव। उसके बाद में विकास पीडिया, यहाँ पर स्कीम्स आपको काफी इन डेप्थ देखने को मिल जाती हैं, एंड इकोनॉमिक टाइम्स, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं इनको आप रेफर कर सकते हो, ये सोर्सेज हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो। एंड लेट मी वंस अगेन रिपीट टू यू, 3 to 5 मंथ्स का करंट अफेयर है जो आपको यहां पर रीड करना है। ठीक है, आफ्टर ईएसआई करंट अफेयर्स लेट मी टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, क्योंकि अभी जब हम ये पूरी डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि वो फेस जो ये इंश्योर करेगा कि आप नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर बनते हो या नहीं बनते हो, वो है आपका फेज 2। ठीक है, और फेज 2 के अंदर 150 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पूछी जाएगी, तो इस कंपोनेंट को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, एक रियलिटी मैं आपको अभी बता देती हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं, क्योंकि अभी फेज 1 कंप्लीट हुआ है एंड आई एम टॉकिंग ऑन अ डेली बेसिस टू द स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे जो हैं वो फेज 1 क्लियर होने का इंतजार करते हैं कि हम फेज 2 की तैयारी कर लें। ठीक है, व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ठीक है, लेस देन 10 days are left for phase 2, and today, like just one day before I'm recording this video, NABARD has released its result. तो phase 1 के रिजल्ट आने के बाद आपके पास कभी भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा फेज 2 उठा के प्रिपेयर कर लो। ठीक है, या फिर फेज 1 कंप्लीट होने के बाद भी 20th of December को आपका फेज 1 कंप्लीट हुआ था, 25th of January को आपका फेज 2 है, एक महीने से भी कम, मतलब एक महीने के लगभग आपके पास टाइम है। इतने कम टाइम पीरियड के अंदर आप पूरा फेज 2 नहीं प्रिपेयर कर पाओगे। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NABARD एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर सीरियसली फॉर NABARD, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2 राइट नाउ। जब आप फेज 1 की तैयारी शुरू कर रहे हो तभी आपको फेज 2 जो है उसे भी प्रिपेयर करना है। कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताती हूं, लेकिन तैयारी जो है वो आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, आप डिले नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले फेज 1 की हो जाए फिर फेज 2 की कर लेंगे, या पहले फेज 1 क्लियर तो हो फिर फेज 2 की करेंगे, अगर आप इस माइंडसेट के साथ चीजों को अप्रोच कर रहे हो, देन लेट मी टेल यू आपका फेज 2 नहीं क्लियर होगा। एंड लेट मी टेल दिस टू यू वेरी ब्लंटली, मैं बहुत ही ब्लंट तरीके से और बहुत रूड तरीके से आपको बात बता रही हूं कि अगर आपने फेज 2 की तैयारी अभी से शुरू नहीं करी, आपकी फेज 2 नहीं क्लियर होगा। ठीक है, और दूसरी बात, आपको इस वक्त आंसर राइटिंग से बहुत डर लगेगा। ठीक है, कि यार हमें तो लिखना नहीं आता, हमने तो कभी आंसर लिखा ही नहीं है, अच्छा आंसर नहीं लिखा जाएगा, तो मत लिखो अच्छा आंसर। लेट मी टेल दिस टू यू, नहीं लिखा जा रहा अच्छा आंसर, बिल्कुल मत लिखो अच्छा आंसर, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि लिखो। अगर आप नहीं लिखोगे आपके आंसर वैसे भी कभी अच्छे नहीं होंगे। एंड प्लीज नोट दिस डाउन कि आपके पहले 5 से 10 आंसर्स जो होंगे ना, दे आर गोइंग टू बी द वर्स्ट आंसर्स दैट यू हैव एवर रिटन इन योर लाइफ, बट डिस्पाइट दैट यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। अगर आप नहीं लिखना शुरू करोगे, अगर आप आंसर्स की टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, लेट मी टेल यू आप कभी भी फेज 2 को नहीं क्लियर कर पाओगे। वो स्पीड नहीं आएगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाएंगी, क्योंकि पेपर जो है वो पेन एंड पेपर का नहीं है, वो टाइपिंग का है, राइट। सो हियर यू रिक्वायर द प्रैक्टिस पार्ट। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपको डिस्क्रिप्टिव जो है वो प्रिपेयर करना है। तो यहां पर पहले आपको एआरडी और ईएसआई के अंदर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी पड़ेगी और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अंदर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये 2024 के हमारे क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर हमसे अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो पूछा गया है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन, सप्लाई चेन डेवलपमेंट इन दी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, चलो अभी आप बस क्वेश्चंस पढ़ो, इसकी क्या कहानी है वो मैं आगे बताती हूँ। इंडिया हैज सीन अ फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 2014 to 2024. All right, what are the key government initiatives and the outcomes of these efforts? What is the institutional rural credit framework in India? And what measures have been taken by the government to improve the rural credit access? What are the objectives and aims of the PM Vishwakarma and Swamitva scheme? Write a short note on the dry land farming. Now students, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ये ARD के सिलेबस से डायरेक्टली उठाया गया क्वेश्चन है, बस सिलेबस में हमसे बेनिफिट्स पूछे गए इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है,
अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये हमारे ईएसआई के सिलेबस का डायरेक्ट वर्ड है, बस यहां पर हमसे क्या पूछा गया है कि क्या इन फ्रेमवर्क है और गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, ठीक है। सो बेसिकली यू आर सपोज टू टेल द डेफिनेशन एंड एक्सप्लेन द फ्रेमवर्क, आफ्टर दैट यू हैव टू टेल व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, राइट। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहा है और क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे और उनके आउटकम्स क्या थे। नेक्स्ट में अगर आप देखोगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम्स, ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग के बारे में आपसे यहां पर शॉर्ट नोट लिखने को पूछा है। तो बेसिकली ये सारी कहानी कहने का मतलब ये है कि देखो जब आप फेज 1 के लिए स्टैटिक पार्ट को पढ़ रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आप एआरडी पढ़ रहे हो तो एआरडी के अंदर आप हॉर्टिकल्चर टॉपिक के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक को पक्का पढ़ोगे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन एंड सप्लाई चेन डेवलपमेंट इन हॉर्टिकल्चर। तो स्टूडेंट्स जब भी आप किसी पर्टिकुलर स्टैटिक टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उस स्टैटिक टॉपिक को आप एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से जरूर पढ़ना और उसी टाइम उसका एक फॉर्डर मटेरियल बनाना, ठीक है। अब ये फॉर्डर मटेरियल क्या होता है? फॉर्डर मटेरियल मतलब कि उस पर्टिकुलर पार्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं, उन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के आउटकम्स क्या हैं, ठीक है। ये सारा करंट अफेयर, डेटा, रिपोर्ट, फैक्ट्स, एक्सप्लेनेशंस, ये सारी आपके पास होनी चाहिए सो दैट यू आर एबल टू पुट देम इनटू वर्ड्स, ठीक है। आपके पास ये कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए। सो फॉर एग्जांपल जैसे आपने टॉपिक पढ़ा एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, अब एग्रो फॉरेस्ट्री आपने स्टैटिक पर्सपेक्टिव से अगर आपने पढ़ा है तो डिस्क्रिप्टिव से पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो होता क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री के बेनिफिट्स क्या हैं, इंडिया में एग्रो फॉरेस्ट्री किस लेवल पर हो रही है, क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, उसके क्या आउटकम्स हैं, व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स के ऊपर इस एग्रो फॉरेस्ट्री टॉपिक का डेटा इकट्ठा कर लिया या फॉर्डर मटेरियल बना लिया, ये टॉपिक आपका फेज 1 और फेज 2 दोनों ही एरिया से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड as far as your preparation for the phase 1 and phase 2 is concerned, ठीक है। Similarly अगर आप यहाँ पर देखोगे descriptive English, तो how can youth contribute to India's progress in education, ठीक है, how access to credit increases sustainable farming practices in India, integrating fish culture with agriculture crops enhances productivity and farmers income। कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स हमारे ARD और ESI के सिलेबस से रिलेटेड हैं। तो जो फॉर्डर मटेरियल आपने ARD और ESI के लिए प्रिपेयर किया है वही फॉर्डर मटेरियल आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आपके पास यहां दो चीजें होनी चाहिए, स्ट्रक्चर और कंटेंट। आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छा आंसर लिखना कैसे है और दूसरा उस आंसर में आप क्या लिखोगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर और कंटेंट ये दोनों चीजें आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रक्चर कैसे आएगा कि आप लिखना सीखिए कि एक अच्छा इंट्रो क्या होता है, एक अच्छी बॉडी क्या होती है, एक अच्छा कंक्लूजन क्या होता है, 360 डिग्री कवरेज कैसे एक आंसर के अंदर आती है, ये सारा स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद में जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज यू रिक्वायर टू हैव अ गुड कंटेंट। अब ये गुड कंटेंट कैसे बनेगा तो मैंने आपको बता दिया कि हर एक टॉपिक का फॉर्डर मटेरियल आपके पास होना चाहिए जिसमें डेफिनेशन, करंट डेवलपमेंट, रिपोर्ट्स, डेटा, फैक्ट्स, स्कीम्स, एग्जांपल्स, रिफॉर्म्स, चैलेंजेस, बेनिफिट्स, राइट, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में आपको एक अच्छी टाइपिंग स्पीड चाहिए, एक अच्छा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। जो भी आपने कंटेंट पढ़ा, लिखा है, प्रिपेयर किया है फॉर्डर मटेरियल, उसको याद कीजिए, उसकी टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स, ठीक है, अच्छे मार्क्स आपको फेज 2 के अंदर मिल सकें। सो दैट वाज अबाउट द फेज 2। सो स्टूडेंट्स आई होप आई एम क्लियर टू यू। नाउ इफ यू वांट मी टू टेल यू कि किस तरीके से अब आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। इफ यू आर अ फुल टाइम एस्पिरेंट तो इस वक्त अपने पूरे दिन को आप 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। एक स्लॉट के अंदर आप अपना ARD कंप्लीट कीजिए और दूसरे स्लॉट के अंदर आप अपना नॉन मेरिट सेक्शन जो है उसे कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में जब ARD फिनिश हो जाए फिर ESI पे आ जाइए। एंड लेट मी टेल यू अगेन कि यहाँ पर ARD और ESI आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। नॉन मेरिट सेक्शन आपका यहाँ पर भी चलता रहेगा और इस पूरी कहानी को आप कोशिश कीजिए कि आप अप्रैल तक खत्म कर दें, ठीक है। अगर अप्रैल तक ये खत्म हो जाती है तो फिर अप्रैल ऑनवर्ड्स यहाँ पर आप अपना रिविजन कर सकते हैं, इन सारे एरियाज का आंसर टाइपिंग कर सकते हैं और दूसरी तरफ आप अपना करंट अफेयर्स जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक जेनरिक सा मैंने आपको आइडिया दिया है कि किस तरीके से आप
आप अपने टाइम स्लॉट्स को डिवाइड कर सकते हैं, अपनी चीजों को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं इफ यू आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर NABARD ग्रेड ए राइट नाउ. ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन. हमने फेज 1 फेज 2 दोनों को ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है. काफी लंबी ये वीडियो रही है, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट यू गाइज माइट हैव रिलेटेड टू योर NABARD ग्रेड ए 2026 प्रिपरेशन. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपके कोई और डाउट्स हो तो वो भी आप जरूर लिख के बताइए. उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी NABARD ग्रेड ए प्रिपरेशन के लिए कोई पेड मेंटरशिप चाहते हैं, so you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade examination. The first such course that we have for 2026 examination, it is the NABARD grade A phase 1 and 2 gold course. इस gold course के अंदर आपको पूरा phase 1, पूरा phase 2 और इंटरव्यू इन सब के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा. यहाँ लाइव क्लासेस होंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स होंगे, समरी शीट्स होंगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, और इंटरव्यू के लिए सेशंस भी होंगे. बट दैट इज वंस यू क्लियर द फेज 2 एग्जाम, राइट. इसके अलावा अगर आप केवल फेज 2 और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन वी हैव द सिल्वर कोर्स, और इस सिल्वर कोर्स के अंदर आपको फेज 2 और इंटरव्यू की गाइडेंस मिलेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन एनरोल इन आवर फेज 1 एंड फेज 2 टेस्ट सीरीज, एज पार्ट ऑफ विच यू आर गोइंग टू गेट द सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एंड द फुल लेंथ मॉक टेस्ट. So these are the courses that are currently available on our website. If you want, you can enroll for the paid mentorship. On that note, I am ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.